देखो आज का जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये समझ लो कि ग्रेविटेशन जो मैंने पढ़ाया ना, ग्रेविटेशन थोड़ा सा लाइट था, लेंदी नहीं था। 4 लेक्चर लिए, 4 लेक्चर में बढ़िया तरीके से खत्म हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक के एनालॉग था, बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, है ना। क्वेश्चंस भी कम क्वेश्चन करने में तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी उतना ही वेटेज रखता है जितना वेटेज हमारा ग्रेविटेशन रखता है, थोड़ा बहुत ज्यादा ही रखता होगा, क्योंकि जैसे ग्रेविटेशन के सवाल एक आधा आना पक्के हैं, वैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल तो आना पक्के ही है। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चंस तुम्हें हर पेपर में दिख जाएगा, चाहे मेंस का पेपर हो एडवांस का पेपर हो, दोनों पेपर में तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा पूरा दिखेगा। इस चैप्टर के साथ दिक्कत यह है कि ये चैप्टर थोड़ा वास्ट है, ज्यादा बड़ा है, चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेंदी चैप्टर है, ठीक है। और कनेक्ट कर सकते हो, तुमने 10th में भी पढ़ रखा है इस चैप्टर को, तो आराम से कनेक्ट भी कर पाओगे, थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें भी हैं। तो बस मेरा ये रहेगा सजेशन कि तुम इसका एक क्लास भी मत छोड़ो, पूरा रेगुलर कर लो, ठीक है। और साथ साथ रिवीजन करते हुए चलना, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें बनेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले भी बन के आएंगे, तो सबको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हेडिंग दीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर का नाम है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, देखो समझते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है ये है क्या। मैं एक कंडक्टर ले रहा हूं, ढंग से अच्छे से बात करेंगे क्या है सर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर है क्या चीज। देखो बच्चों ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज का आना जाना हो रहा होता है सर, ठीक है। तो अगर चार्ज है ना, मैंने पहले कहानी सुनना, अगर कोई चार्ज या अगर चार्ज पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करता है किसी टी टाइम में, तो वहां पे करंट इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा कि सर अगर कोई क्यू चार्ज, ठीक है, पास करता है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से किसी भी टी टाइम में, तो वहां पे क्या आता है बच्चों, करंट आता है। तो बड़े आराम से मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक डेफिनेशन लिख सकता हूं, सर इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बेसिकली अगर किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर कोई क्यू चार्ज किसी भी टी टाइम पे अगर क्रॉस करेगा, तो हम क्या कहेंगे वहां पे क्या है बच्चों, करंट आया है, ठीक है। अब देखो सॉरी, अगर बात करी जाए dt टाइम के लिए, अगर बात करी जाए dt टाइम के लिए, सर यहां से कोई क्यू चार्ज निकला होगा किसी dt टाइम में, तो वहां पे जो आपका करंट आएगा बच्चों वो आएगा करंट इंस्टेंटेनियस। वो कितना होगा, जो भी छोटा सा चार्ज निकला होगा dq dt टाइम में, दैट इज dq अपॉन में dt। वहीं अगर आप एवरेज की बात करेंगे, किसी टाइम इंटरवल की अपन बात कर रहे हैं, तो वहां क्या होगा सर डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। बड़ा ही सुंदर कि सर इंस्टेंटेनियस जो है dq बाई dt हो गया, और एवरेज करंट आपका क्या हो गया, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी हो गया। करंट की अगर ऐसा यूनिट वगैरह की बात करें कि सर करंट की ऐसा यूनिट क्या होगी, तो करंट की ऐसा यूनिट होगी बच्चों, फॉर्मूला देखो सर, कूलम्ब पर सेकेंड, इसे हमने क्या नाम दे रखा है, एम्पियर। सर ये है एम्पियर। अगर इसके डायमेंशन की बात करें, तो डायमेंशन कैसा है बच्चों, सर डायमेंशन है एम्पियर यानी कि ए। आई से भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं कि ए ही दिखाओ, आई से भी कहीं कहीं जगह होता है, कहीं कहीं ए से भी होता है। तो मैंने एम्पियर चूंकि यूनिट है, मैंने इसलिए ए से दिखा दिया, थोड़ा सही रहेगा। बाकी कैसी क्वांटिटी है बच्चों, ये कहोगे स्केलर क्वांटिटी है, हालांकि इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास डायरेक्शन है कि सर अगर क्यू चार्ज आपका इधर से इधर की तरफ गया है, तो जो करंट है आपका, करंट इधर से किधर आएगा, सर करंट आपका इधर से इधर की तरफ आएगा। तो सर स्केलर कैसे, स्केलर बच्चों ये इसीलिए क्योंकि ये वेक्टर के रूल्स को फॉलो नहीं करती है। जैसे वेक्टर का रूल्स जो हमने बताया है ना
पैरेललोग्राम लॉ हो गया, ट्रायंगल लॉ हो गया, उनको कभी भी ये फॉलो नहीं करेगी, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, अदरवाइज इसके पास डायरेक्शन है। तो नोट करिए इतना। चलो नोट हो गया। तो देखो यहाँ पे अब, अच्छा चूंकि मैंने बात कर ली डायरेक्शन की भी, तो डायरेक्शन मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि सर डायरेक्शन जो है आपने कहा किधर की तरफ होगा, तो डायरेक्शन अगर मैं लिखूं, क्या लिखेंगे बच्चों? सर अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ चार्ज, जिधर भी आपका चार्ज फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट में आपका क्या होगा? करंट आएगा। अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ, अब मैं चार्ज नहीं लिख करके यहां लिख रहा हूं अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हमें ये बात दिमाग में क्लियर है कि सर जहां पे करंट की आप बात करें वहां पे चार्ज का मतलब क्या है? सर नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही दौड़ रहे होंगे और करंट ही आपका क्या हो रहा होगा? आ रहा होगा। चलो, तो ऐसा भी कह सकते हो इसको, अगर पॉजिटिव चार्ज सीधा जा रहा है तो करंट जो होगा इसकी डायरेक्शन में होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ आ रहा है तो जो करंट होगा वो अपोजिट में होगा। समझ गए बात को, है ना? मतलब सर नेगेटिव वाले चार्ज के अपोजिट और पॉजिटिव चार्ज के अलाउ। ठीक है, इसको मैं आगे एक और चीज से जोड़ूंगा, थोड़ा सस्पेंस है, जब आएगा तो और ढंग से क्लियर करेंगे। चलिए, दूसरा टर्म है बच्चों इसी में करंट डेंसिटी। दूसरा टर्म है आपका करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ठीक है, इसे हम लोग जे से डिनोट करते हैं। देखो क्या होता है करंट डेंसिटी, इट इज सिंपली करंट पर यूनिट एरिया। क्या है बच्चों ये? सर करंट पर यूनिट एरिया, किसी भी क्रॉस सेक्शन में कितना करंट जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे? करंट डेंसिटी कहेंगे। गुड वर्क। तो J इक्वल्स टू ऑफकोर्स I अपॉन ए। हालांकि ऐसे लिखना सही नहीं लगता है क्योंकि J एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं ऐसे लिखूंगा I इक्वल्स टू J डॉट ए। I इक्वल्स टू J डॉट ए। यहां पे अगर हम बात करें J की, तो J कैसा क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है, और J की डायरेक्शन किधर होगी? जिधर की तरफ सर करंट जा रहा है। ठीक है, अलोंग I, जिधर की तरफ आपका करंट है उधर की तरफ ही आपका क्या होगा सर? करंट डेंसिटी होगा। क्लियर हो गया यहां तक बात? अच्छा, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं J डॉट ए, तो आप कहोगे सर दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट, सो इट कैन बी रिटन एज I इज इक्वल्स टू ऑफ कोर्स J A cos थीटा। J A cos थीटा। सर cos थीटा क्या होगा? सर cos थीटा होगा द एंगल बिटवीन करंट डेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की नॉलेज आपको पहले से है सर कि एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा आउटवर्ड होता है, हमेशा बाहर की तरफ होता है, तो करंट डेंसिटी हमेशा करंट की तरफ है। तो अगर ये एक ऐसा केस बनाए, मान लीजिए, चलो ऐसे बना देते हैं, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, और जो करंट है बच्चों, करंट बिल्कुल सीधा जा रहा है, ये आपका करंट जा रहा है, और वहीं पे एरिया वेक्टर आपको पता है सर बिल्कुल परपेंडिकुलरली आउटवर्ड निकलेगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो यहां से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड कुछ ऐसे, ये आपका एरिया वेक्टर हो गया। तो ये जो करंट डेंसिटी दिखा दो, तो ये जो एंगल बना है इनके बीच में, दिस एंगल इज ऑफ कोर्स J A cos थीटा। क्लियर होगी यहां तक बात? ठीक है सर। अगर आपका करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, बदल रहा है, तो वहां पे क्या आएगा बच्चों? सर लाइन इंटीग्रल, है ना? इफ J इज वेरिएबल, वहां पे आप क्या लिखोगे फॉर्मूला? I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन J डॉट dA। ठीक है, ये सब चीजें आपने क्लास 12 में भी पहले से करी हुई है, तो क्वेश्चंस अगर इसके बेसिस पे करें तो ज्यादा सही रहेगा, है ना? चलो, अच्छा, जो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में कह रहा था, मैं एक बार थोड़ा सा एक बार और बोल देता हूं, थोड़ा सही रहेगा। जो मैंने कहा कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो तुम बड़े आराम से कहोगे हाँ सर स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर कभी आपको ऐसा दिखे सर एक करंट इधर से आ रहा है 2 एम्पियर का,
एक करंट इधर से आ रहा है 3 एम्पियर का और इधर से एक करंट जा रहा है, तो तुम बड़े आराम से क्या कर सकते हो, ये वाला करंट कितना होगा बच्चों 5 एम्पियर। तो देखो यहाँ पे किसी तरह का कोई भी वेक्टर का रूल नहीं लग रहा है ना। अगर वेक्टर का रूल होता तो क्या होता बच्चों कि सर ये कंपोनेंट वेक्टर बनाते या फिर इसका रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से। बट यहाँ पे आपने क्या किया, डायरेक्ट ऐड कर दिया, तो इसने वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं किया, इसीलिए क्या है बच्चों स्केलर क्वांटिटी है ना। चलिए, हालांकि आपको पता है कि ये किरचॉफ्स लॉ का रूल आएगा है ना, बट 10th में भी आपने इस चीज को कर रखा है। चलो, तो करंट डेंसिटी था, जे वेरिएबल है तो आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए। तो एक छोटा सा सवाल हो जाए इसके बेसिस पे, यहीं पे सवाल दे देते हैं। थोड़ा छोटा हो जाए, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये। बच्चों ये एक सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, और यहां से यहां तक का जो रेडियस है वो है आर, और जहां से आपका करंट निकल रहा है वहां से यहां तक का डिस्टेंस है आपका स्मॉल आर, और ये जो करंट डेंसिटी है ये वेरिएबल है, दैट इज जे नॉट आर अपॉन आर, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड करंट पासिंग दिस सिलेंडर वायर, फाइंड करंट पासिंग दिस cylinder wire, also find average current density, चलिए कैलकुलेट करिए, समय देते हैं आपको। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो गया वेरिएबल, देखो इसलिए मैं तुम्हें ना अलग अलग टाइप की डेरिवेशन सिखाते आ रहा हूँ फ्रॉम सेंटर ऑफ मास से, है ना। जब ये ऐसा रहे हमें नहीं पता है, हम क्या करेंगे, छोटा सा टुकड़ा कट करेंगे बच्चों, ठीक है, और छोटे से टुकड़े के लिए देखेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा टुकड़ा कट करूंगा, एक छोटा सा टुकड़ा मैंने इसी आर डिस्टेंस पर, है ना, इसी आर डिस्टेंस पर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा क्या किया, कट कर दिया, ठीक है, यहां बना दे रहे हैं एक छोटा सा टुकड़ा डी आर, है ना, ये क्या है आपका डी आर है, रेडियस इसका मान लो स्मॉल आर, ये आपका क्या है बच्चों डी आर, ठीक है। तो सबसे पहले इस छोटे से डी आर में आपका कितना करंट जा रहा होगा पहले आप ये लिखो, है ना। तो सर छोटे से डी आर में जो मेरा करंट जा रहा होगा, आई इज ऑफ कोर्स सर करंट डेंसिटी दैट इज जे इनटू दैट एरिया। तो करंट डेंसिटी आपका कितना है सर, जो छोटा सा करंट होगा वो होगा जे नॉट आर अपॉन में आर, और इस वाले का एरिया कितना होगा बच्चों, कहोगे सर 2 पाई आर इंटू डी आर, ये तो क्लियर है ना, 2 पाई आर इंटू डी आर। अब ये जो छोटा सा करंट है इसे तुम पूरे जीरो से लेकर के आर तक के लिए निकाल लो, है ना, पूरे जीरो से लेकर के आर तक के लिए निकाल लो। चलो निकालते हैं, तो इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेकर के आर तक, इसे जीरो से लेकर के आई तक, तो आई आपका आ गया बच्चों जे नॉट कांस्टेंट बाहर आ गया सर, 2 पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, नीचे है आर कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रेशन किसका होगा आर स्क्वायर डी आर का, जीरो से लेकर के आर तक। तो ये फाइनली आपके पास निकल के आ रहा है सर जे नॉट 2 पाई अपॉन में आर, अंदर क्या हो जाएगा बच्चों आर क्यू बाई 3। तो डायरेक्ट में लिमिट वगैरह पुट करके दिखा रहा हूं, तो ये आ गया आर से आपका ये तो एक कट गया, करंट आपके पास आ रहा है 2 पाई आर स्क्वायर जे नॉट अपॉन में 3, ये आपका बच्चों करंट निकल के आ गया। हाँ यही आंसर था, क्या सोचा, हाँ नहीं करंट इधर जा रहा है तो मैं तो इसकी बात कर रहा हूं ना। चलो क्या आंसर यही है आपका, बिल्कुल यही है जे नॉट 2 पाई
आर स्क्वायर अपॉन में 3। अच्छा नेक्स्ट मैंने इसमें पूछ रखा है करंट डेंसिटी, आप बताइए करंट डेंसिटी कितना होगा। तो ये डिफरेंट सॉल्यूशन है, इसे बांट देते हैं पहले। ये था ना हमारा सवाल, थोड़ा सा मिक्स हो गया ये। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका करंट डेंसिटी। हमें करंट डेंसिटी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है सर। एवरेज करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी नहीं निकालनी है, क्या निकालना है बच्चों, एवरेज करंट डेंसिटी। तो एवरेज करंट डेंसिटी में क्या हो जाएगा सर, आई इक्वल्स टू जो दूसरा पार्ट है आपका सर, आई इक्वल्स टू जे एवरेज इनटू, बच्चों एवरेज के लिए कितना एरिया सर, पूरा सर्कल का बात करेंगे, पूरे सर्कल की बात करेंगे, रेडियस जिसका आर था, तो जे एवरेज इनटू पाई आर स्क्वायर। उस पूरे उसमें कितना करंट जा रहा है, कहोगे सर वो अभी आपने कैलकुलेट किया है ना, वो कैलकुलेट किया आपने, क्या था बच्चों सर, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 इंटू जे नॉट, जे एवरेज पाई आर स्क्वायर। देखो जरा क्या हुआ सर, पाई से तो पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो जे एवरेज आपके पास निकल के आ गया 2 जे नॉट अपॉन 3। क्लियर हो गया, समझ में आया। चलो, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जनरली दिख सकते हैं जैसा मैंने तुम्हें बताया है, बाकी तो इसके ऊपर जो आसान सवाल है वो तो तुम कर ही लोगे, है ना। एक सिंपल सी इक्वेशन बना के दे दूं एरिया के टर्म्स में, उसको इंटीग्रेट करना है, इजिली कर लोगे इंटीग्रेट, है ना। या फिर इंस्टेंटेनियस करंट है, उसके ऊपर में dt के टर्म्स में, t के टर्म्स में इक्वेशन बना के दे दूं और तुमसे कहूं फाइंड करंट एट दिस, फाइंड करंट एट दैट, आराम से निकाल लोगे, है ना। तो ये उसमें से थोड़ा सा अच्छा सा सवाल था जिसमें आप थोड़ा सोचोगे, जितने भी डेरिवेशंस मैंने आपको सिखाए हैं उसके ऊपर काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ा कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। बच्चों कंडक्टर के पास क्या होता है ऐसा जो उसके अंदर करंट फ्लो कराता है, बड़ा शानदार सवाल है सर। उसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। उसके पास क्या है सर, फ्री इलेक्ट्रॉन। सर कंडक्टर के पास है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते कौन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स, ठीक है। मतलब फ्री टू मूव है बच्चों, ये फ्री टू मूव है ना, नॉट बाउंडेड टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बाउंडेड नहीं होते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी कंडक्टर की बात करते हो तो आप नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, आप किसकी बात करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करेंगे। क्यों, आपको पता है, कैसे गिनते रहोगे सर, इतना इलेक्ट्रॉन है, इतना इलेक्ट्रॉन है ना, गिनती तो नहीं गिनोगे, क्या करोगे सर, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हमने उसको फिक्स कर दिया, करेक्ट, ठीक है। तो यहां पे बात कर लेते हैं सर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसे हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करेंगे बच्चों, और स्मॉल एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, अभी आपने बताया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। उस पूरे वॉल्यूम में जितना भी आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है उसे हम कह देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हमारे लिए कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा और थोड़ा विजुलाइज करना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक छोटा सा सवाल देख लो, एक छोटा सा सवाल देख लो, अब मेटल हैज, ये फिजिक्स का कम केमिस्ट्री का ज्यादा है, ठीक है। मेटल हैज एटॉमिक नंबर 100, हैज एटॉमिक नंबर 100 and each atom has, and each atom has 2 free electron density, 2 free electrons density। अच्छा 2 फ्री इलेक्ट्रॉन से बच्चों डेंसिटी अलग है, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी ऑफ मेटल इज, डेंसिटी ऑफ मेटल इज 10,000 kg पर मीटर क्यूब,
देन फाइंड फ्री इलेक्ट्रॉन, देन फाइंड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो मुझे आप फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल के बताइए। कर लेंगे सॉल्व? चलो करो ट्राई। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से। मैंने कहा केमिस्ट्री का सवाल है, उसको बस तुम्हें सोचना है, आराम से इसको कर लोगे, ठीक है। लेट्स चेक द सॉल्यूशन। अ मेटल हैज एटॉमिक नंबर 100, ओके, एंड ईच एटम हैज 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये कोई मेटल है जिसके पास एटॉमिक नंबर उसका 100 है, और उस मेटल के हर एक एटम के पास कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, n इक्वल्स टू सर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मुझे पता है 2 इंटू क्या करूंगा सर, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं आपके पास, 2 इंटू जितने भी नंबर्स ऑफ एटम है, तो 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में वॉल्यूम, यही हो जाएगा बच्चों। चलो आगे सोचते हैं, सर नंबर ऑफ एटम को आप कैसे लिख सकते हो? तो नंबर ऑफ एटम को आप बड़े आराम से कहोगे सर मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, करेक्ट, मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर लिख दिया। वॉल्यूम क्या होगा सर? वॉल्यूम को चलो वी रहने देते हैं, थोड़ा और सोचते हैं। ये जो मोल्स है, मोल्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग सर? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास हो गया आपका क्या, स्मॉल m मैंने डिनोट किया है, एन को एन ही रहने दिया, मोलर मास को कैपिटल M, और वॉल्यूम आपका वी रहा। ये जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? सर डेंसिटी होता है। तो बड़े आराम से तुम्हारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया 2 इंटू डेंसिटी इंटू एवोगाड्रो नंबर अपॉन में मोलर मास। तुम चाहो तो इस रिजल्ट को याद भी रख सकते हो, क्योंकि ये काम तो आएगा बेटा, ये काम तो आएगा 2 रो n अपॉन m। अब बड़े आराम से इसमें पुट करोगे, सारी चीजें निकल के आ जाएंगे, है ना। मुझे करके तो नहीं दिखाना, कैलकुलेशन का पार्ट तुम खुद भी कर लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, 1 मिनट। अच्छा, वैसे मैं यहां से एक बात अगर कहना चाहूं तो कह सकता हूं क्या कि सर अगर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो उसका मेटालिक नेचर बढ़ेगा कि घटेगा बच्चों? कहोगे सर मेटालिक नेचर बढ़ेगा, मेटालिक नेचर भी बढ़ेगा। अगर किसी की फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो मेटालिक नेचर भी बढ़ेगा। सर बात तो वही हो गया, मेटालिक नेचर बोले तो एक अच्छा कंडक्टर, और एक अच्छा कंडक्टर वही है जिसके पास बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा अच्छा कंडक्टर, उतना ज्यादा अच्छा मेटल, ठीक है। चलो मेटालिक नेचर। नेक्स्ट हेडिंग देंगे, एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज कंडक्टर, चार्ज कैरियर्स, नॉट कंडक्टर। रिलेशन बिटवीन current and velocity of charge carrier, of charge carriers। चलिए देखो बच्चों, ढंग से यहां पे ध्यान दो। हो सकता है कोई ऐसा फॉर्मूला मैं यहां निकाल के दे रहा हूं जो तुम एक्सपेक्ट करो मेरे से सर किसी और तरीके से निकाल के देंगे, ठीक है। बच्चों बहुत सारे क्यू चार्ज हैं, बहुत सारे क्यू चार्ज हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। ये सब अपना किसी v वेलोसिटी के साथ भाग रहे हैं, सब कोई किसी ना किसी v वेलोसिटी के साथ अपना भाग रहा है, ठीक है। तुम्हें पता है सर कंडक्टर के अंदर की ये कहानी है कि सब v वेलोसिटी के साथ कहीं ना कहीं भाग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे इसमें क्या निकालना है सर, इस ये जो वेलोसिटी के साथ भाग रहे हैं इसका करंट के साथ क्या रिलेशन आ सकता है, क्या कुछ रिलेशन है भी या नहीं भी, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता किया कि सर करंट होता क्या है। तो मुझे बताया गया कि जो करंट है सर, अगर किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर कोई चार्ज पास करे तो वहां करंट आता है, इतना ही मुझे बताया गया। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। यहां मैंने एक
क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाया छोटा सा, जिसका मैंने एरिया कहा, ये जो एरिया है मैंने एरिया कह दिया ए, ठीक है। और यहां से कोई क्यू चार्ज वी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है। इसको ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है, लेट से वो टाइम कितना है, dt है। अब मैं करंट का फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूं। तो करंट का फॉर्मूला हमारे पास था सर, I इज इक्वल्स टू सर चार्ज अपॉन में टाइम, यही था बच्चों। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितने चार्ज आए होंगे, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितने चार्ज आए होंगे, तो कहोगे सर बड़ा मुश्किल है निकालना, यहां तो एक दिख रहा है, लेकिन अगर हम बिल्कुल ढंग से बात करें तो बहुत सारे होंगे। तो कहोगे सर आपने एक चीज सिखाई है, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जितने चार्ज हैं उसको लिख दो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू वॉल्यूम, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख दो। तो मैंने लिख दिया भाई, यह है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल है, इनटू ये एरिया कर दूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना बच्चों। अगर इनटू ये एरिया कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉट एरिया, इनटू ये वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कर दूं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा सर, हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा, आपने ये एरिया ए माना, किसी v वेलोसिटी के साथ इसने यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा है, dt टाइम लगा है, करेक्ट बात, ठीक है। तो बड़े आराम से मैं यहां लिख सकता हूं n इंटू ए दैट वेलोसिटी इंटू dt। क्या ये v dt डिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्या ये v dt इस डिस्टेंस की तरह काम करेगा, इसके लेंथ की तरह काम करेगा, कहोगे हाँ सर, है ना। ये वॉल्यूम निकल के आ गया, दैट इज v dt, ठीक है। तो n इंटू ए वी डी टी, ये हो गया आपका क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज। कवर करने में कितना टाइम लगा, आपने डिस्कस किया सर dt टाइम में इसने कवर किया। अच्छा कुछ छूट रहा है क्या, अरे क्यों तो छूट गया यार, ये तो नंबर ऑफ क्या हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये तो चार्ज हो गया, ठीक है। तो यहां से आपके पास dt से dt कटा, करंट का फॉर्मूला आया NaVq, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इसका करंट होता है सर, करंट होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू एरिया इनटू दैट वेलोसिटी ऑफ चार्ज इनटू चार्ज, ठीक है। तो यहां पे मैं इस बात को रख रहा हूं। तुमने 12th में इसको कैसे याद किया था, NeVd, है ना, कुछ वैसा ही है। वहां पे बस चार्ज क्या था तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन था सर, वेलोसिटी कौन सी थी सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी सर। देखो वो भी चीजें निकाल के आएंगे हम लोग। तो NaVq, n क्या है सर आपका, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, v आपका वेलोसिटी विथ विच चार्ज इज फ्लो, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और q क्या है बच्चों आपका, चार्ज है। बड़ी अच्छी बात है, क्लियर हो गया यहां तक, चलिए नोट करिए, एक आधा सवाल भी हो जाए। अब बच्चों थोड़ा सा ना बात करते हैं हम लोग, ये जो चार्ज हैं, है ना, ये इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं सर, एक्चुअल क्या है। अभी तक हमने जो चर्चा किया, हमने ये चर्चा किया कि करंट कैसे आया, करंट होता क्या है, तो हमने ये चर्चा कर ली सर, अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई भी चार्ज अगर भागेगा तो वहां पे करंट आ जाएगा। उसी के बेसिस पे हमने करंट डेंसिटी देख ली, उसी के बेसिस पे 2-3 क्वेश्चन भी देख लिया, और एक रिलेशन भी निकाल लिया कि अगर कोई क्यू चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से v वेलोसिटी के साथ भाग रही है तो वहां पे सर कितना करंट आ सकता है वेलोसिटी के टर्म्स में, तो आ सकता है NaVq। लेकिन करंट जो है आएगा कैसे सर, है ना, देखो चार्ज तो बहुत सारे हैं और चार्ज तो भाग रहे हैं, है ना, तो कहीं भी अगर चार्ज भाग रहा है तो क्या सर आ जाएगा, क्या करंट आ जाएगा, नहीं, ठीक है। तो थोड़ा अब टॉपिक को मैं शिफ्ट कर रहा हूं इधर की तरफ कि सर करंट आया कैसे, इस करंट को लाया कैसे जा रहा है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। हेडिंग दीजिए आप, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो सबसे पहली बात करें तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ जा रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई उधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। ऐसा मान सकते हो जैसे एक रूम है, इस रूम में एयर पार्टिकल्स का जैसा मोशन है, वैसा ही मोशन कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है, कोई भी किधर की तरफ भी जा रहा है, बिल्कुल रैंडम, है ना।
तुमने केटीजी में पढ़ा भी होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कुछ एजम्पशन हमने लिया था, उसी चीज को मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूं। तो मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन is in any random direction. कोई सा भी चार्ज है, ये मान लो इधर भाग रहा है किसी u1 वेलोसिटी के साथ, ये मान लो कोई इधर भाग रहा है u2 वेलोसिटी के साथ, ये मान लो इधर आ रहा है कोई u3 वेलोसिटी के साथ, ये मान लो कोई इधर जा रहा है u4 वेलोसिटी के साथ, सबके पास एक अलग अलग वेलोसिटी और सब एक रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। अब तुम्हें अगर थोड़ा केटीजी वाला टॉपिक याद होगा तो तुम कह सकते हो कि सर अगर रैंडम मोशन कर रहा है तो और आप इसका एवरेज निकालोगे तो जो एवरेज है वो तो आपका जीरो निकलेगा, जो वेलोसिटी का जो आपका एवरेज होगा इनका वो क्या होगा, जीरो निकल के आएगा, क्योंकि सब रैंडम डायरेक्शन में है ना। एवरेज निकालोगे तो सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ये आपका एवरेज कितना आएगा, जीरो। तो इन रैंडम मोशन इस बात को ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि अगर रैंडम मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी का जो एवरेज है वो क्या होगा, जीरो होगा सर, ठीक है। अच्छा एक पार्टिकुलर u की बात करूं, एक पार्टिकल u की बात करूं तो ये कैसे निकाल सकते हो तुम, तो वही केटीजी का फॉर्मूला सर, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 केटी। टी क्या है यहाँ पे सर, टेम्परेचर है ना, के क्या है आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहां से मैं एक आइडिया लिख दे रहा हूं, एट कांस्टेंट एट रूम टेम्परेचर। बच्चों अगर रूम टेम्परेचर है तो रूम टेम्परेचर पे ये वैल्यू तुम्हारी होती है 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वैल्यू होती है 10⁻, लगभग 10⁶ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि सोच पा रहे हो कि कितना ज्यादा स्पीड है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड कितना ज्यादा स्पीड है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने तेजी से इधर उधर टकरा रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड में, बहुत ज्यादा तेजी से इधर उधर कहीं भी भाग रहा है, ठीक है। ठीक है सर, तो ये बात तो चलो मुझे समझ में आ गई कि ठीक है ये फ्री इलेक्ट्रॉन की कहानी है। वेलोसिटी एवरेज आपका जीरो निकल के आ रहा है, तो जब आप करंट में पुट करोगे तो सारी चीजें खत्म हो जाएगी, फिर तो करंट आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर रैंडम मोशन कर रहा है, देखो अभी मैंने एक रिलेशन लिखा था उसी के थ्रू बता रहा हूं, जो अभी आपने सर एक रिलेशन लिखा I = NAVQ, ये जो वेलोसिटी है सर ये तो आपका जीरो निकल के आ रहा है, क्योंकि मैं जब भी बात करूंगा मैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो बात नहीं करूंगा, मैं सबके लिए बात करूंगा, सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो अगर रैंडम मोशन हो रहा है तो करंट तो मेरा क्या होगा, जीरो। तो सर करंट तो आपका आ गया जीरो, ठीक है, फॉर रैंडम मोशन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर रैंडमली इधर से उधर कहीं भी भाग रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि वहां करंट आएगा। तो सर फिर कैसे आएगा करंट, कहां से आया करंट, ठीक है। तो कहोगे सर अगर वेलोसिटी सबके सब एक ही डायरेक्शन में चली जाए तो आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो वेलोसिटी हम यहाँ लिखेंगे तो करंट हमारा कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। अब एक टास्क आ गया तुम्हारे पास, टास्क क्या है, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर उधर कहीं भी घूम रहे हैं उन सबको तुमको एक डायरेक्शन में लेके जाना है। अब एक डायरेक्शन में कैसे लेके जाओगे, एक डायरेक्शन में कैसे लेके जाओगे, तो कोई महान अनुभवी व्यक्ति होगा वो कहेगा सर ये रहा आपका कोई कंडक्टर और इसमें मान लो ये आपका बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए, सर आप एक काम कर देना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से गुजार देना। नहीं कोई ऐसे कहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाद में, कोई कहेगा सर यहाँ पे ना एक काम करना, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सीखा है कि सर यहाँ पे ना कोई पॉजिटिव का चार्ज रख देना, ठीक है। तो इस कंडक्टर में क्या होगा ना सर, इस कंडक्टर में सारे के सारे नेगेटिव वाले इधर आ जाएंगे और सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले इधर आ जाएंगे, है ना। क्यों सर, अरे इस पॉजिटिव के वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर की तरफ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर की तरफ मोशन कौन करेगा, अपोजिट में मोशन करेगा नेगेटिव वाला, और पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव तुम्हें पता ही है सर, पॉजिटिव जैसे कोई चार्ज नहीं है, वो बस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सर इधर की तरफ मोशन हो गया, मजा आ गया सर, सबके सब एक डायरेक्शन में आ गया, हमारे पास करंट आ जाएगा। मतलब करंट लाने के लिए किसी कंडक्टर के सामने पॉजिटिव का चार्ज रख दो, लेकिन नहीं, यहां से भी करंट नहीं आएगा। कहोगे यहाँ पे ना एकदम कुछ क्षण भर के लिए करंट आएगा, क्यों सर, इस बात को समझना, इस टॉपिक को, आगे जो सेमीकंडक्टर वगैरह का जो टॉपिक है ना उन सब में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो फिर सर क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया सर, सब एक ही में तो जा रहा है,
आना चाहिए। ऐसा इसीलिए हो गया बच्चों क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो ना, एक नेगेटिव आ गया, इधर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो अंदर में एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, है ना, अंदर में एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, किधर से किधर सर, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस पॉजिटिव की वजह से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो नेगेटिव पॉजिटिव बचे तो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सर, है ना, जो कि इधर की तरफ है, लो दोनों एक दूसरे कैंसिल, अब फिर से इलेक्ट्रॉन भागने लग जाएगा इधर, तो जो करंट आ रहा था सब करंट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो और क्या तरीका है जो हम इसे क्या करें, एक मोशन में करवाएं, है ना, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाल दी, मजा नहीं आया सर, तो तुम कहोगे सर एक तरीका ऐसा हम कर सकते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है आपके पास और उस कंडक्टर में आपको इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन देना है, तो जिधर आपके पॉजिटिव वाले हैं और जिधर आपके नेगेटिव वाले हैं, या फिर ऐसे समझ लो, यहीं पे समझो, आपने जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाई, एक काम करो ना सर, ऐसे इसको खुद से जोड़ दो, ठीक है, एक काम करो, इस तरीके से इनको खुद से जोड़ दो। अब जैसे ही खुद से जोड़ोगे क्या होगा सर, फ्लो बन जाएगा, है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है घूमने लग जाएंगे, अब घूमने लग जाएंगे तो एक डायरेक्शन मिल गया और करंट आपका आ गया, तो यहीं से आपका कॉन्सेप्ट निकल गया। अच्छा तो सर बैटरी क्यों लगाते हैं, ऐसे ही मिलाओ, ऐसे एक पॉजिटिव रखो एक नेगेटिव रखो और वायर से जोड़ दो, बैटरी क्यों लगानी है बच्चों, बैटरी हम इसलिए लगाते हैं ताकि उस पोटेंशियल को, वो जो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव बोले तो हाई पोटेंशियल, नेगेटिव बोले तो लो पोटेंशियल, तो उस पोटेंशियल को मेंटेन करके रख सके, कांस्टेंट रख सके, है ना, नहीं तो फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा करेगा ना, ठीक है। अभी देखो हमारे घर ही है, हम लोग कहते हैं भाई 220 का वोल्टेज चाहिए, अगर वोल्टेज हाई हो जाए दिक्कत होगी, वोल्टेज कम हो जाए दिक्कत होगी, तो बैटरी जो है उसको मेंटेन का काम कर रहा है, ठीक है। तो सर यहाँ पे बात ये आ गई कि आप एक काम करो, ये कंडक्टर लो और इस कंडक्टर में ये जो, इस कंडक्टर को एक पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो और एक नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दो। जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ोगे आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जो कि होगी इधर की तरफ, ठीक है। और ये चूंकि अपने में जुड़ा हुआ एक क्लोज सर्किट हो गया, चूंकि अपने में जुड़ा हुआ है एक क्लोज सर्किट हो गया, तो सर इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो सब के सब इधर मूव करेंगे ऐसे, और करंट इसके अपोजिट में आ जाएगा कुछ इस तरीके से, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव की तरफ आएगा। तो आई होप तुम्हें सारे कारण पता चल गए होंगे कि सर क्यों करंट के लिए हमें एक क्लोज सर्किट चाहिए, क्यों करंट के लिए आपको सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन है एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, समझ गए सारे बात। चलो थोड़ा और बातें करते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं इन चीजों में। देखो मैंने कुछ खास लिखवाया नहीं है, ये नोट तो करना है तुम्हें, ये नोट करना है क्या, अच्छा हो गया ठीक। ये तो चर्चा हुई मेनली कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है, हो सकता है थोड़ा लंबा डिस्कशन चल गया हो लेकिन तुम्हें आगे काम देगा। तो चलो ये तो करंट हो गया सर, करंट आ गया, थोड़ा और स्टडी करते हैं कि सर हुआ क्या सर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डालने से। तो देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये ना ऐसे कोई रैंडम जा रहा है, ये इधर आया फिर इधर आया, मतलब फिर ऐसे इधर गया, ये विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही तुम इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, ब्लैक वाले से मैं डिनोट कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो अब क्या होगा ना, अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी है इधर की तरफ, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पीछे की तरफ खिसकेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पीछे की तरफ खींचेंगे, क्योंकि उनका नेचर है सर, जिधर की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके अपोजिट में आपका चार्ज का डायरेक्शन, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब पीछे की तरफ आएंगे, तो ये ऐसे ड्रिफ्ट होगा, ये जो इधर जा रहा था ये थोड़ा सा ऐसे आएगा, ये जो इधर है ये यहां आ जाएगा, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ आएगा, प्लस सब अपने अपने डायरेक्शन से थोड़ा थोड़ा अपोजिट में खिसक जाएंगे। आया समझ में। तो सर इनिशियली ये u1 u2 u3 वेलोसिटी से भाग रहे थे और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आई इन ये अपनी अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक गए इधर की तरफ, तो ये जो खिसके हैं इधर की तरफ वो वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि हमें तो मेनली वही वेलोसिटी यूज करनी है, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या है सर, NEAVQ, और V क्या है आपका, जो एक डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है।
अगर किसी तरह वो निकल जाए सर तो अपन सारा काम कर लेंगे। चलो निकाल के देखते हैं, निकाल के देखते हैं। तो इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो थी u1, फाइनल वेलोसिटी मैंने मान लिया v1। मैं एक एक चार्ज पार्टिकल का बात कर रहा हूं। तो v1 क्या होगा सर, u1 v इक्वल्स टू u प्लस at होता है, ठीक है। u1 प्लस एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन हम लोग लिख सकते हैं फोर्स अपॉन में मास। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, उनका होगा सर E इंटू ई, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस का E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स हो गया, अपॉन में इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, इंटू टाइम। पहले वाले के लिए मान लो t1 टाइम लगा, इसे यहां से आने में t1 टाइम लगा। सेम दूसरे के लिए मैं लिखूंगा v2 को कितना होगा सर, u2 डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, माइनस का EEm इंटू t2। इस तरीके से n पार्टिकल्स होंगे तो n पार्टिकल्स क्या हो जाएगा सर, un माइनस EEm टाउ है, यही होगा। हमें तो सर सारे चार से मतलब है, तो हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे सर कि एवरेज कितना आ रहा है। तो एवरेज के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे, तो हमें क्या चाहिए सर, एवरेज। तो जो v एवरेज होगा आपका वो क्या होगा सर, इन सबको ऐड करो, u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन में n माइनस का EEm, तो कॉमन ही निकल जाएगा, बचा क्या सर, t1 प्लस t2 प्लस डॉट डॉट tn अपॉन में n। हाँ बच्चों, रैंडम वेलोसिटी का जो एवरेज है वो एवरेज कितना होगा, 0 सर। अभी आपने बताया कि अगर रैंडम वेलोसिटी है तो रैंडम वेलोसिटी का जो एवरेज होता है वो क्या होता है, 0। तो सर ये कितना हो गया आपका, सर ये वाली चीज तो 0 हो गई। तो v एवरेज आपके पास क्या निकल के आया सर, ये निकल के आया माइनस का EEm, और इसको मैं नाम लिख दे रहा हूं टाउ। इसको मैंने क्या नाम लिख दिया बच्चों, टाउ। सर टाउ क्या हो गया सर, टाउ है एवरेज, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है बच्चों, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अगर लिखना है इसके बारे में तो लिख भी सकते हो, एवरेज ऑफ टाइम इंटरवल, एवरेज ऑफ टाइम इंटरवल between two collision of an electron with lattice, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है इसे हमने टाउ लिख दिया, टाउ आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, जिसका मतलब है एवरेज ऑफ टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ लैटिस। इस पूरे चीज को हमने टी लिख दिया। तो ये जो तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आया, अब ये फॉर्मूले को तुम बड़े आराम से उस वाले में यूज कर सकते हो, क्योंकि सर आपको तो वही वेलोसिटी चाहिए थी और यहां में दिख रहा है कुछ ना कुछ वेलोसिटी निकल गई, बड़े आराम से सर करंट भी आपका निकल के आ जाएगा। बच्चों ये जो वेलोसिटी है ना, इसे एक और नाम से जानते हैं, और मुझे लगता है तुम उसी नाम से ज्यादा जानते थे, इस नाम से अब जान रहे है ना। तो वो नाम कौन सा है बच्चों, सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सा नाम है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो ड्रिफ्ट किया है वो वेलोसिटी। समझ आया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेसिक लेवल पे आया कि सर कहानी कैसे कैसे बन रही है। अब अगर मैं करंट का फॉर्मूला लिखूं, यहां पे मैं थोड़ा ढंग से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी लिख देता हूं। वीडी आपका निकल के आ रहा है माइनस का ई अपॉन में एम इंटू टाउ। नेगेटिव क्यों है सर यहां बच्चों, नेगेटिव क्यों है सर, क्योंकि डायरेक्शन बता रहा है ना सर। हाँ गुड, कहानी आई यहां तक समझ क्लियर है। चलिए अब फटाफट करंट के ऊपर भी आ जाते हैं, यहां तक नोट करिए। चलो नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग करंट इन कंडक्टर। सर चलिए वेलोसिटी भी आपके पास निकल के आ गई, अब तो करंट बता दीजिए कितना करंट है। तो करंट हमारा निकल के आ रहा है, हेडिंग दे देंगे करंट इन कंडक्टर। अब बहुत सारे टर्म्स निकल के आने वाले हैं, करंट इन कंडक्टर। कौन कौन से टर्म्स हैं देखेंगे। तो सर आई का आपने फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखा NaVq, इसी के बेसिस पे हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज किया है। तो आपकी जो वेलोसिटी निकल के आ रही थी
मेरी नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन की कितने निकल के आ रही थी सर, माइनस का ई ई एम इंटू टाउ। पुट करो सर, आई इक्वल्स टू एन ए वी आ गया आपका माइनस का ई ई एम इंटू टाउ, और चार्ज भी क्या है आपका माइनस। तो बच्चों माइनस माइनस दो बार दिख गया, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एन ई स्क्वायर ए बाई एम इंटू टाउ इंटू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या यहां से कुछ मजेदार रिजल्ट लग रहा है सर। एन ई स्क्वायर ए टाउ एम, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लिखा वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो यहां से V इक्वल्स टू क्या हो गया सर, एम एन ई स्क्वायर ए ना, एन ई स्क्वायर टाउ रखो L बाई ए इंटू आई। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो, एज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों, एज ओम्स लॉ स्टेट्स V इक्वल्स टू आई आर, या मैं इसको आर आई लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है उससे। चलो अब जरा इससे रिलेट करो, इन दोनों को आपस में रिलेट करो, तो तुम्हें क्या नजर आ रहा है सर, आर आपका आएगा m अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए। ये आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आ गया, एम एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए। ये आपका करंट आ गया, ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। ये आर क्या है, मैं दोबारा बता दे रहा हूं, रेजिस्टेंस है। ये आर है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वही बच्चों दो करंट के फ्लो को रोकता है। क्या करता है बच्चों, करंट के फ्लो को रोकता है। प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, या मैं यहां पर लिख देता हूं, विच रेसिस्ट द चार्ज, इट रेसिस्ट द चार्ज, इट रेसिस्ट द चार्ज टू फ्लो। ये वही रेजिस्टेंस है जो चार्ज के फ्लो को रोकता है। ठीक है, यानी कि करंट को कम करने की कोशिश करता है। चलिए और कुछ रेजिस्टेंस के बारे में। हाँ सर, इसकी ऐसा यूनिट क्या है ये बता दो जरा। तो ऐसा यूनिट तो हम सबको पता है, वैसे अगर हम यहां से देखें तो आपको या फिर यहां से देख लो, V इक्वल्स टू आई आर से, तो सर वोल्टेज अपॉन में एम्पियर है, और इसका नाम हमने क्या दिया है, ओम। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ये अभी मैंने ग्रेविटेशन में भी यूज किया था, क्या नाम दिया था मैंने इसका, सॉलिड एंगल ओमेगा। ये कैपिटल ओमेगा है ना, और ये जो ओमेगा लिखते हो ना, ये स्मॉल ओमेगा। ठीक है, तो ये आपका ओम हो गया ऐसा यूनिट। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन क्या होगा सर, डायमेंशन कौन बता रहा है मुझे, डायमेंशन इसका बताओ। वोल्टेज का लिखोगे और नीचे एम्पियर। नहीं, इसका डायमेंशन देखो, ओम है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है बच्चों ये, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर है सर। अच्छा, ये जो मैंने बेसिक फॉर्मूला लिखा है, इसे देख करके तुम समझ सकते हो कि सर रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां मैं लिख रहा हूं, इट डिपेंड्स, सबसे पहले कहोगे सर एम एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर सर ये तो अगर मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना सर, उसका शेप साइज जैसा भी होगा उस चीज पे डिपेंड कर रहा है, उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब दूसरा क्या आपको दिख रहा है सर, ये टाउ दिख रहा है सर। टाउ, टाउ क्या है सर, रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम तो सर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर तुम्हें केटीजी अगर याद है तो क्या है सर, क्या क्या टेम्परेचर पे क्या डिपेंड करता है। तो जैसे ही तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, वैसे क्या होगा सर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो रैंडम वेलोसिटी थी, वो रैंडम वेलोसिटी बढ़ जाएगी सर। रैंडम वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी सर। अच्छा, रैंडम वेलोसिटी हमारी बढ़ गई, यू बढ़ गया। यू बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो आपका रैंडम वेलोसिटी बढ़ गया।
ठीक है, ठीक है सर, बढ़ गया। तो जैसे ही ये बढ़ा तो ये जो टाउ है, टाउ क्या था सर, कॉलिजन का टाइम। अब जब वेलोसिटी जो है सारे चार्ज पार्टिकल्स की बढ़ गई तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो ये जो टाइम है वो टाइम कम लगेगा। तो जैसे ही टाउ आपका कम हुआ, कहोगे सर रेजिस्टेंस तो बढ़ गया, क्योंकि टाउ और रेजिस्टेंस आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। टाउ हटा दिया आपने, बढ़ा दिया, अच्छा नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा भाई, है ना, टाउ घटेगा और रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, बढ़ेगा। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक, ठीक है, नोट करो फटाफट। इसके बाद इसका एक छोटा सा भाई है, इसका उल्टा भाई है, जिसका नाम है कंडक्टेंस, ठीक है। और यहां पे तुम्हें क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है, एन क्या होगा बच्चों, सर सर एन अगर बढ़ेगा तो मेटालिक नेचर बढ़ेगा, मेटालिक नेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, है ना। तो अगर मेटालिक नेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस आपका घटता है। तो ये सारी बातें हो गई आपकी रेजिस्टेंस के बारे में। नेक्स्ट इज कंडक्टेंस। अब बहुत सारे टर्म एकदम से निकल के आने वाले बच्चों, इसलिए ढंग से पूरा पूरा अपना ध्यान यहाँ देंगे। नेक्स्ट इज कंडक्टेंस। इसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे, है ना। आई का फॉर्मूला क्या था आपका सर, आई इक्वल्स टू था एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू वी, इतना ही था, कुछ छूट गया सर। एन ई स्क्वायर टाउ एम इंटू ए बाई एल इंटू वी, यही था ना। I इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए टाउ वी अपॉन एल इंटू वी, ठीक है। अब बच्चों ये जो चीज है ना, इसे हम लोग लिख रहे हैं I इक्वल्स टू एस इंटू वी। आई क्या है, आप एस क्या है आपका, कंडक्टेंस। I इक्वल्स टू एस इंटू वी, यानी कि आपके पास S इक्वल्स टू क्या आ गया सर, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू एरिया अपॉन में लेंथ। सर ये तो मुझे जाना जाना लग रहा है, ये तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, बिल्कुल सही, ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ही है, जिसका नाम कंडक्टेंस है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस बताता है कितना चार्ज को रोका जा सकता है, और कंडक्टेंस बताता है कितना चार्ज को फ्लो कराया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो आपके पास एस भी निकल के आ गया। यूनिट वगैरह की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या होगा सर, तो यूनिट होगा इसका ओम इनवर्स, या फिर तुम कह लो महो, है ना, या फिर तुम कह दो साई मन, ठीक है। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन क्या होगा सर, जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन था उसका उल्टा कर दो। रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या है सर, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। तो यहां क्या लिखेंगे सर, यहां पे लिखेंगे एम माइनस वन एल माइनस टू टी थ्री ए टू, ठीक है। एम माइनस वन एल माइनस वन टी थ्री ए टू, देखो बस इसका उल्टा कर देना है। क्वांटिटी कैसी है सर, वही चीज स्केलर क्वांटिटी होगी, बस रेजिस्टेंस का है तो उल्टा है ये। अगर डिपेंडेंसी की बात करेंगे तो जो जो चीज में वो घट रहा था उस चीज में ये बढ़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी, नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी, यहीं पे बात कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी, इसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं, समझो रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो R इक्वल्स टू, आपको ये फॉर्मूला पहले से याद है, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। R का फॉर्मूला आपके सामने निकल के आया, एम एन ई स्क्वायर टाउ लेंथ अपॉन में एरिया विल इक्वल्स टू रो एल बाई ए। एल बाई ए तो कट गया सर, रो निकल के आपका आ गया एम एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। रेजिस्टिविटी ये भी वही है बच्चों, रोकता है, क्या करता है, चार्ज के फ्लो को रोकता है। लेकिन यहां पे आपको दिख रहा है सर ये लेंथ एरिया इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब ज्योमेट्री पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। बाकी और बात अगर इसके बारे में करें, जैसे यूनिट क्या होगा, यूनिट पता है आप लोगों को सर, ओम मीटर, ओम मीटर। दूसरी बात करो, डायमेंशन क्या होगा सर,
ML3T-3 A-2। क्वांटिटी कैसी होगी सर? स्केलर क्वांटिटी होगी। अब बात करते हैं मेन चीज, सर डिपेंड कैसे करेगा? तो यहां पे आपको दिख रहा है ये, सर ये तो सिर्फ और सिर्फ, एक तो सर ये n की वजह से मुझे ये पता चल रहा है कि सर वो मटेरियल कैसा है, मेटालिक नेचर कितना है, एक तो उस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और दूसरा आपको टाउ दिख रहा है, यानी कि सर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो कहोगे बड़े आराम से डिपेंड्स ऑन पहला मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि टाउ क्या होगा आपका सर? घटेगा। मटेरियल में अगर आपका n बढ़ा तो रो आपका घटेगा। मेटालिक नेचर जितना ज्यादा होगा वो अच्छा कंडक्टर कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया रेजिस्टिविटी। अब इसका भी एक छोटा सा भाई है, कौन सा? उल्टा भाई है, कौन सा? कंडक्टिविटी, है ना। उसका नाम है सर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे। क्या है सर कंडक्टिविटी? तो सिग्मा आपका रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी के, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा N² टाउ बाई m, है ना। जो जो चीजें रेजिस्टेंस में था वही चीजें इसमें भी है, बस थोड़ा उल्टा हो गया। जैसे यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? सर यूनिट हो जाएगा आपका ओम मीटर इनवर्स, ठीक है। डायमेंशन क्या होगा सर? सर इसमें जो भी आपका रेजिस्टिविटी का डायमेंशन था ML3T-3 A-2, यहां बस पलट जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सर M-1 L-3 T3 A2, ठीक है। ये हो गया आपका कंडक्टिविटी, दैट इज सिग्मा Ne² टाउ बाई m। चलो अब एक छोटा सा रिलेशन इसमें यहां पे देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या है सर बच्चों? V इक्वल्स टू क्या होता है? IR, या मैं I इक्वल्स टू ही लिखूं। सर I इक्वल्स टू आपका क्या होता है? Ne², नॉट Ne², इट इज, हाँ यही तो होता है तुम्हारा Ne² टाउ A बाई m इंटू L, और इसमें साथ में आपका वोल्टेज, है ना। ये V वेलोसिटी नहीं है, ये V वोल्टेज है। तो वोल्टेज, तो यहां से तुम कहोगे सर अगर बड़े चालाकी से आप काम करो, एरिया को इधर भेज दो और लेंथ को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो Ne² टाउ बाई m इंटू वोल्टेज बाई लेंथ। तो I बाई क्या होता है सर? करंट डेंसिटी। Ne² टाउ बाई m ये क्या होता है सर? कंडक्टिविटी सिग्मा। V L क्या होगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बड़ा अच्छा आपके पास एक फॉर्मूला आया है, दैट इज J इक्वल्स टू सिग्मा I, ठीक है। J इक्वल्स टू सिग्मा I। या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और क्या लिख सकते हैं सर? E इक्वल्स टू रो इंटू डेंसिटी, ठीक है बच्चों। E इक्वल्स टू रो इंटू डेंसिटी, दोनों बातें बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक रिलेशन जो कि याद रखना है, बाकी इससे पहले वाले टर्म्स मैंने तुम्हें बता दिए, ठीक है। यहां से नोट करना है या कर लिया? अच्छा यही नोट करना है, चलो फटाफट नोट करो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। चलो बहुत हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा एक सवाल कर लेते हैं डिस्कस। क्वेश्चन है तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये भी एरिया ए है, और एक ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये भी एरिया आपका ए। तो सर फर्क क्या है? फर्क ये है बच्चों, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, लेट सपोज वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था E1, और इससे जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो निकल रहा है E2, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका चेंज हो गया, तो आपको अगर सर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हुआ, इसका मतलब कि चार्ज ना थोड़ा कुछ तो हुआ होगा चार्ज के साथ। तो मैंने आपको ये कहानी बता दी कि सर कुछ चार्ज जो है इस वजह से यहाँ पे स्टोर हो गए,
कुछ चार्ज जो है वो यहाँ पे क्या हो गए, स्टोर हो गए। तो आपको ये चार्ज की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द क्यू। जो ये चार्ज स्टोर हुए हैं आप ये क्यू निकाल के बताइए कि सर ये क्यू कितना होगा। ट्राई करोगे? चलो ट्राई करना चाहते हो तो करो। चलो इस क्यू चार्ज को निकालते हैं, देखो कैसे निकलेगा। क्यू चार्ज को निकालने के लिए सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E1 है, यहाँ E2 है और एरिया आपका सेम है। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ, अच्छा फ्लक्स है ना, फ्लक्स अपन निकाल सकते हैं। फ्लक्स से मैं सोचूंगा तो फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन E डॉट ds, पर चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है तो मैं फ्लक्स क्या लिख सकता हूँ, इधर तो एरिया सेम ही होगा तो E2a, और इधर एरिया क्या होगा बाहर की तरफ, इधर तो सेम ही है तो ये हो जाएगा माइनस का E1a, यही हो जाएगा। तो फ्लक्स आपका क्या निकल के आ गया सर, E2 माइनस E1a। ये मैंने क्यों लगाया, मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये एरिया सेम है तो एक तरीके से ये क्या हो गया, ये गॉसियन सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिख सकते हो, अभी मैंने लिखना कुछ तो सीखा है सर, डेंसिटी, करंट डेंसिटी इनटू रेजिस्टिविटी। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, करंट डेंसिटी को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं करंट अपॉन एरिया। पहले वाले में जो भी करंट होगा उसे मैं I1 लिख रहा हूं, एरिया तो सेम है, रेजिस्टिविटी जो भी होगा उसे ρ1 लिख रहा हूं। माइनस का नहीं, करंट तो सेम ही होगा ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका सेम है, तो I अपॉन a ρ1 माइनस I अपॉन a ρ2 इंटू a। तो एरिया तो कॉमन लेके कट कर देंगे, फ्लक्स आपका आ जाएगा सर I को कॉमन ले लो, ρ2 और यहाँ ρ1, हाँ तो I ρ2 माइनस ρ1, ये आपका फ्लक्स निकल के आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ दिस फाई इज ऑफ कोर्स q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जो भी चार्ज इंक्लोज होता है वही तो होता है q इंक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिस विल इक्वल्स टू I ρ2 माइनस ρ1, तो q की वैल्यू आ गई I एप्सिलॉन नॉट ρ2 माइनस ρ1, दिस इज q, I एप्सिलॉन नॉट ρ2 माइनस ρ1। बच्चों अब थोड़ा मैं आपको एक रेजिस्टेंस भी कराना सिखाऊंगा। देखो रेजिस्टेंस अभी तक तुमने जो भी कैलकुलेट किया होगा वो या तो सीरीज कॉम्बिनेशन या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैलकुलेट किया होगा। अब हम लोग, चूंकि मैंने दिखा दिया कि भाई ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, तो क्वेश्चंस हम लोग ऐसे करेंगे जिसमें ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम लोग करंट निकालेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं आज यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी होगा और टॉपिक भी होगा, तो अगला लेक्चर और इम्पोर्टेंट। ठीक है बच्चों।